जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, समय है पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल देखने का। तो हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पहले पूछे गए हैं और उसका हल क्या है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं और उसको व्याख्यात्मक रूप से देखेंगे तो काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। पहला प्रश्न है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषाणु धातु का प्रदूषण कौन है? तो यहाँ पर लेड। क्या है? लेड। यानी लेड का प्रदूषण यानी सीसा का प्रदूषण सबसे खतरनाक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक जंतु के हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं? कौन सा इसमें है? ऊँट है कि कुत्ता है कि मछली है कि मेढक है जिसका हृदय 3 प्रकोष्ठी होता है? तो ध्यान देना, जो ये मेढक है इसका हृदय 3 प्रकोष्ठी होता है। मेढक एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है। यह जल एवं थल दोनों में रहते हैं। इनके शरीर का तापमान वातावरण के साथ साथ बदलता रहता है। इनकी त्वचा सदैव नम रहने में इनमें त्वचीय श्वसन होता है जो इनके जीवन के लिए आवश्यक है। इनका हृदय त्रिवेशमी होता है, अर्थात इसमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है। 2 अलिंद और 1 निलय होता है। अगर मनुष्य का हृदय देखा जाए तो मनुष्य में 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, यानी मनुष्य का हृदय 4 प्रकोष्ठी होता है। 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। तो हृदय में सबसे पहले शिरा के माध्यम से रक्त मनुष्य के अलिंद में पहुंचता है, दाएं अलिंद में पहुंचता है। दाएं अलिंद से यह रक्त दाएं निलय में पहुंच जाता है। दाएं निलय से रक्त फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में जाता है और आप जानते हैं फेफड़े में ऑक्सीजन वहाँ पर रुकी हुई है, ऑक्सीजन वहाँ पहुँचती है। तो जो रक्त अशुद्ध रक्त फेफड़े में पहुँचता है, जो अशुद्ध रक्त आप जानते हैं कि वो फेफड़े में पहुँचता है, तो उस अशुद्ध रक्त के साथ कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है। लेकिन जब वहाँ पर रक्त पहुँच जाता है तो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं छोड़ देता है और ऑक्सीजन को लेकर पुनः हृदय में पहुँच जाता है। हृदय में पहुँचने के बाद फिर से आप जानते हैं धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में वह रक्त पहुँचता है। तो अशुद्ध रक्त शिरा में होता है, शुद्ध रक्त धमनी में होता है। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान देना, जो फुसफुस धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त होता है, जबकि फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है। तो मानव हृदय 4 प्रकोष्ठी होता है, 4 प्रकोष्ठी होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से मीथेन गैस के स्रोत कौन से हैं? मीथेन गैस के कौन से स्रोत हैं? मीथेन, आप जानते हैं धान की खेत से भी मीथेन निकलती है। कोयले की खदान से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। घरेलू पशु जो जब जुगाली करते हैं तब मीथेन गैस निकलती है, यानी जिसको पागुर कहते हैं। और जहाँ पर आर्द्र भूमि है, आर्द्र मतलब जहाँ दलदली भूमि है, वहाँ से भी मीथेन गैस निकलती है। तो इसलिए ध्यान देना, ऑप्शन डी सही होगा। 1, 2, 3, 4 सब सही है, सभी सही है। आगे हम लोग देखेंगे DRDO द्वारा विकसित बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है। अग्नि 4 विकसित की जा रही है। अग्नि 4 की प्रस्तावित मारक क्षमता कितनी है? तो लगभग 4500 किलोमीटर। अब अग्नि 5 आ गई है जिसकी मारक क्षमता लगभग 6000 किलोमीटर है, लगभग 6000 किलोमीटर है।
मेगा ट्रैफिक क्या है? मेगा ट्रैफिक क्या है? तो याद रखना, भारत एवं फ्रांस द्वारा विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित उपग्रह जिसका आशय अयन वृत्तों के बीच के प्रदेशों पर निगरानी रखना है, वो क्या है? मेगा ट्रैफिक है। अगला प्रश्न है, टीवी में एक ही केबल द्वारा कई चैनलों को एक साथ संचित करना संभव है? किस आधार पर एक ही केबल द्वारा कई चैनलों को संचित किया जाता है? तो ध्यान देना, टीवी में एक ही केबल द्वारा कई चैनलों को एक साथ संचित करना संभव कैसे होता है? आवृत्ति के बहुसंकेतक विभाजन प्रक्रिया द्वारा ये संभव होता है। आवृत्ति के बहुसंकेतन विभाजन द्वारा यह प्रक्रिया संभव होता है। अगला प्रश्न, म्यूजियम कंसर्ट हेतु निम्नलिखित निर्मित हॉल की दीवारों को, जहाँ म्यूजिक कंसर्ट होता है, जहाँ गाना होना चलता है, उसमें उसका दीवार किस प्रकार होना चाहिए? तो ध्यान देना, उसकी दीवार कैसे होनी चाहिए? ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, यानी जितना ध्वनि हो, तो ऐसी स्थिति, मान लो एक कमरा है, यहाँ कोई साउंड बज रहा है, तो ऐसे में ये ध्वनि टकरा के वापस ना आए, नहीं तो वो ठीक से सुनाई नहीं पड़ेगा। ठीक, अनावश्यक ध्वनि प्रतिध्वनि जो लौट के आएगी, प्रतिध्वनि जिसको कहते हैं, वो क्या है कि चारों तरफ टकराएगी, और चारों तरफ टकराएगी तब म्यूजिक ठीक से सुनाई नहीं देगा। इसलिए जो म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल होते हैं, उसकी जो दीवारें होती हैं वो खुरदरी बनाई जाती है। एक खुरदरी बनाई जाती है जिससे कि जो प्रतिध्वनि है टकरा के वापस ना आए, टकरा के वापस ना आए, मतलब वो ध्वनि को खींच ले, अवशोषित कर ले। आप जानते हैं, जब कोई कमरा खाली हो, लगभग 17 मीटर से ध्वनि परावर्तित होती, लौटती है, जिसे प्रतिध्वनि कहते हैं। कम से कम 17 होना चाहिए और कमरा पूर्ण रूप से खाली होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के कानों पर 1/10 सेकंड तक कोई ध्वनि रहती है, और जब तक कोई ध्वनि पहले से ही है, तब तक उससे पहले अगर ध्वनि आ गई तो व्यक्ति को सुनाई नहीं पड़ता है। इसलिए अगर 17 मीटर से कम छोटा सा कमरा है, वहाँ पे ध्वनि लौट नहीं पाती है, क्योंकि अगर कुछ आप बोलते हैं तो ध्वनि आपके कानों पर टकरा ही रहती है। तो अगर वो दीवारों से टकरा कर लौटती है, तब तक कान खाली ही नहीं रहता, तो आपको प्रतिध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर की होनी चाहिए। 17 मीटर। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। किसी हॉल में अनावश्यक प्रतिध्वनि के लिए हॉल की दीवारें खुरदरी बनाई जाती हैं, या उन्हें मोटे सांद्र पर्दों से ढक लिया जाता है, जिससे ध्वनि का शोषण हो जाता है तथा परावर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन्स है। आप जानते हैं कि अग्नाशय, मनुष्य का जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय से एक हार्मोन्स निकलता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। इसको इंसुलिन कहते हैं, इस हार्मोन्स को इंसुलिन कहते हैं। और अगर अब इंसुलिन करता क्या है? जो रक्त है, इसमें जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रित करता है। ध्यान देना, अगर इंसुलिन का स्रावण कम हो, यानी अगर आमाशय से इंसुलिन कम निकले, तब ऐसी स्थिति में ग्लूकोज नियंत्रित नहीं होगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसे शुगर कहते हैं, जिसे शुगर कहते हैं। इसी को शुगर कहा जाता है, याद रखना।
इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीप्तिका के द्वारा साबित एक प्रकार का हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी खोज बैंटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में की थी। तो इसको याद रखना, इंसुलिन की खोज किसने किया? बैंटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में किया। पूरा पाषाण काल युगीन मनुष्य का मुख्य धंधा क्या था? पूरा पाषाण युगीन मनुष्य का मुख्य धंधा क्या था? आप जानते हैं पाषाण काल यानी पत्थर के युग। पाषाण काल यानी उस समय पत्थर के औजार प्रयोग किए जाते थे। उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार किया गया था, लेकिन उस समय खेती और पशुपालन नहीं होता था। जो कृषि है इसका आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पशुपालन मध्य पाषाण काल में हुआ। तो न कृषि होगा न तो पशुपालन होगा। मछली उस समय मुख्य रूप से पकड़ा नहीं जाता था, तो उस समय मुख्य धंधा क्या था? आखेट एवं संग्रह। यानी पूरा पाषाण काल युगीन मनुष्य का मुख्य धंधा क्या था? आखेट करना। आखेट करना। पूरा पाषाण कालीन मानव पूर्णतः प्रकृति जीवी था। उसका जीवन यापन आखेट और संग्रह पर आधारित था। वह पशुओं का शिकार और जंगली फलों और फूलों का संग्रह करके सुधा पूर्ति करता था। इस काल में मानव जीवन जिन पशुओं का शिकार करता था उसमें दरियाई घोड़ा, भैंस, हाथी, घोड़े, ऊंट, भेड़िया, गाय, बैल, सुअर, गैंडा, हिरण आदि उल्लेखनीय है। इन पशुओं के अलावा जलीय जंतुओं मछली, मेढक, कछुआ, घड़ियाल आदि को भी भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करता था। तो मुख्य धंधा जो था आखेट और संग्रह था, यानी जिसको कहें शिकार था। लेकिन इसके अलावा मछली भी वो लोग पकड़ते थे, लेकिन इसमें मुख्य पूछा गया। हेम्मिगे नवपाषाणीन संस्कृत का पूरा स्थल कहाँ पर है? नवपाषाण काल यानी जब खेती का आविष्कार हुआ, लोग एक साथ रहने लगे, मतलब अस्थाई जीवन हुआ। तो कहाँ पर स्थित है ये स्थल? हेम्मिगे स्थल कहाँ पर है? तो यहाँ ऑप्शन डी सही है, दक्षिण भारत में स्थित है। दक्षिण भारत का नवपाषाणिक सांस्कृतिक क्षेत्र का विस्तार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित अनेक नदियों जैसे कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी, ताम्रपर्णी आदि की घाटियों और विभिन्न पहाड़ियों पर दिखाई पड़ता है। हेम्मिगे नवपाषाणिक संस्कृति दक्षिण भारत के मैसूर जनपद में स्थित है। दक्षिण भारत के मैसूर जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हड़प्पन संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में एकदम सही है। उत्तर प्रदेश में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। यहाँ राजस्थान दिया गया जो कि गलत है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। बनावली हरियाणा में सही है। दाइमाबाद महाराष्ट्र सब सही है, लेकिन राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में। राखीगढ़ी पूरा स्थल हरियाणा प्रांत के जिंद जिले में स्थित है। इस पूरा स्थल की खोज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर
सूरजमान तथा झज्जर संग्रहालय के निदेशक भगवान देव ने किया था। इस पुरास्थल के उत्खनन से पाक संध्यो तथा संध्यो संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राक संध्यो तथा संध्यो संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए। तो राखी गढ़ी ध्यान देना हरियाणा में है और घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी जिसे पहले सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था, घग्गर नदी। उदयन वासव दत्ता की कथा किससे संबंधित, कहाँ से संबंधित? उदयन वासव दत्ता की कथा किससे संबंधित है? उज्जैन से। कहाँ से संबंधित है? उज्जैन से। निम्नलिखित में से किसने त्रिरत्नों पर बल दिया है? निम्नलिखित में किसने त्रिरत्नों पर बल दिया है? त्रिरत्न, तो ध्यान देना त्रिरत्न किसमें थे? महावीर स्वामी, यानी जैन धर्म में जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इन्होंने त्रिरत्नों पर बल दिया, त्रिरत्नों पर बल दिया है। आप जानते जैन धर्म के जो संस्थापक थे, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव या आदिनाथ जिसको कहा जाता है। दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ के पिता सुसेन काशी के एक राजा थे। पार्श्वनाथ के द्वारा ही जैन धर्म के 4 व्रतों को बताया गया था, जिसमें सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह था। 5वां जो मंत्र है ब्रह्मचर्य, इसको महावीर स्वामी ने दिया था। महावीर ने मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए हैं, जिन्हें जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी जाती है। ये त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का मतलब जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन या सम्यक श्रद्धा है। सम्यक ज्ञान का मतलब जैन धर्म एवं उसके सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। जबकि सम्यक चरित्र का मतलब क्या है? सम्यक चरित्र का मतलब ये है कि जो कुछ ही जाना जा चुका है और सही माना जा चुका है, उसे कार्य के रूप में परिणय करना ही सम्यक चरित्र है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न याद रखना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से कौन 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें है? बौद्ध साहित्य है, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अगर जैन साहित्य पूछा जाए तो भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। भगवती सूत्र में बौद्ध साहित्य पूछा है तो अंगुत्तर निकाय। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतः अभाव था। इस काल की राजनीतिक स्थिति का प्रामाणिक विवरण यद्यपि हमें किसी भी साहित्यिक साक्ष्य से उपलब्ध नहीं होता है, तथापि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि महात्मा गौतम बुद्ध के उदय के कुछ पूर्व समस्त उत्तरी भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें 16 महाजनपद कहा जाता था। इनके नाम इस प्रकार हैं: काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदि, वश्य, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, असमक, अवंती, गांधार और कंबोज। तो इन 16 महाजनपदों में 8 का संबंध उत्तर प्रदेश से है।
8 का संबंध उत्तर प्रदेश से है, जबकि 14 का संबंध भारत से है। वर्तमान में 2 पाकिस्तान के क्षेत्रों में चले गए हैं। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबद्ध था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का मतलब होता है एक गुप्त वंश के राजा थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इनके दरबार से कौन संबद्ध था? इनके दरबार में कौन रहता था? तो ध्यान देना, चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध वीरसेन से था। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सचिव वीरसेन साव था, जिसका उल्लेख उदयगिरी गुहा अभिलेख में मिलता है। उदयगिरी के गुहा अभिलेख में मिलता है। निम्न में से किस सुल्तान ने आगरा नगर की नींव डाली थी? आगरा नगर की नींव किसके द्वारा डाली गई है? तो आप जानते हैं सिकंदर लोदी। 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। यमुना नदी के किनारे स्थित है। आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अंतिम जो वंश था वो लोदी वंश था, जिसके संस्थापक बहलोल लोदी थे। बहलोल लोदी के पुत्र सिकंदर लोदी और अंतिम राजा इब्राहिम लोदी थे। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में आप जानते हैं कि इब्राहिम लोदी मारा गया था। बाबर ने दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया और भारत में मुग़ल काल की शुरुआत हुई। मुग़ल काल की नींव डाली। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर महान की उपाधि धारण की थी? सिकंदर महान की उपाधि कौन धारण किया था? तो इसमें ध्यान देना, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के एक महान राजा थे अलाउद्दीन खिलजी। ये अपने आप को द्वितीय सिकंदर घोषित किए थे। अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश के राजा थे, ये द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किए थे। अलाउद्दीन योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासक था। वह अपनी कठिनाइयों को दूर करने के पश्चात उसने राज्य विस्तार और शासन व्यवस्था हेतु महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई। उसकी विजयों और सफलताओं ने उसे इतना प्रोत्साहित किया कि उसने सिकंदर द्वितीय यानी सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। सिक्कों पर अंकित भी करवाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में की थी? 1665 ईस्वी में तो मुगल राजा आप जानते हैं उस समय औरंगजेब हुआ करते थे, लेकिन ये संधि औरंगजेब के सेना के साथ हुई थी। औरंगजेब के सेना के साथ, तो सेना उस समय नायक थे जय सिंह। तो पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि शिवाजी एवं जय सिंह के मध्य हुई थी। संधि के शर्तें इस प्रकार थीं। शिवाजी ने अपने 23 किले और करीब 4 लाख हूण की वार्षिक आय की भूमि मुगलों को दे दी। रायगढ़ को सम्मिलित करके शिवाजी के पास 12 किले और 1 लाख हूण की वार्षिक आय की भूमि रही। शिवाजी ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वादा
किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी तथा कट्टरवादी प्रवर्ग उसके किस अधिवेशन में पुनः एकजुट हो गए थे? आप जानते हैं कि गरम दल और नरम दल 1907 ईस्वी में अलग हुए थे, लेकिन 1916 ईस्वी में लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था, 1916 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था, उस समय गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वां अधिवेशन दिसंबर 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। इस अधिवेशन का कांग्रेस के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। इसी अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल पुनः एकजुट हुए तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। इसी को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो लखनऊ पैक्ट 1916, पूना पैक्ट 1932। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह को ब्रिटिश द्वारा निर्वासित कर भेजा गया। आप जानते हैं 1857 के विद्रोह में लखनऊ से बेगम हजरत महल, फैजाबाद से अजीमुल्ला, कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, बिहार से कुंवर सिंह, वहीं दिल्ली से बहादुर शाह जफर लड़ रहे थे। बाद में जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा किया तो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके उन्हीं के सामने उनके परिवार के कई सारे सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया और अंत में बहादुर शाह जफर को रंगून यानी म्यांमार भेज दिया गया। रंगून भेज दिया गया, जहाँ पर 1862 में इनका निधन हो गया। अभी भी रंगून में इनका मकबरा है, जिसमें ऐसा लिखा गया है कि भारत के ऐसे राजा थे जिनको मृत्यु होने पर 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर 1837 से 1857 तक को 1857 ईस्वी के विद्रोह में कैद करके अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया था। तो मुग़ल काल के संस्थापक बाबर थे, लेकिन अंतिम जो राजा थे वो बहादुर शाह जफर थे। अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का निम्नलिखित में से कौन प्रथम अध्यक्ष था? प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आप जानते हैं अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। जोसेफ बैप्टिस्टा अप्रैल 1916 में पूना में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव यन्सी केलकर थे। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष लगातार 6 वर्षों तक रहा? लगातार 6 वर्षों तक रहा। तो ध्यान देना, इसमें अबुल कलाम आज़ाद थे, यानी सबसे लंबे समय तक कार्यकाल इन्हीं का रहा। तो ध्यान देना, 1940 से लेकर 1945 तक अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
आप लोग कमेंट करके बताएंगे जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यानी 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चुने हुए गए। यह कांग्रेस के अध्यक्ष लगातार 1945 ईस्वी तक बने रहे। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के अध्यक्ष काल में हुई और इन्हीं कार्यकाल में कांग्रेस सबसे ज़्यादा सरकारी प्रताड़ना का शिकार हुई। कुछ समाचार पत्र हैं और कुछ व्यक्ति इसको सुमेलित करना है, प्रश्न पूछा गया है। जैसे इसमें अबुल कलाम आज़ाद का संबंध किससे है, तो ध्यान देना, अबुल कलाम आज़ाद का संबंध अल हिलाल से संबंधित है। फिरोज शाह मेहता का संबंध बॉम्बे क्रॉनिकल से है। एनी बेसेंट का जो संबंध है न्यू इंडिया से है और महात्मा गांधी का संबंध यंग इंडिया से है। तो A2 B1 C4 D3 ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। दिनांक 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश सरकार का भारत छोड़ देने का निर्णय घोषित किया। विलंबित यानी कब तक छोड़ देने की घोषणा की थी, कब तक छोड़ देने की घोषणा की थी, तो याद रखना 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने कहा था कि जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। जून 1948 तक आज़ाद कर दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने घोषित किया था। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। ज्योतिबा फुले ने किया था। पश्चिमी भारत में ज्योतिराव गोविंद फुले ने निम्न जातियों के लिए संघर्ष किया। ज्योतिराव ने पुणे में माली कुल में जन्म लिया। उसके पूर्वज पेशवाओं को पुष्प, मालाएं इत्यादि उपलब्ध कराया करते थे, इसलिए इन्हें फूले कहा जाने लगा था। उनके जो ज्योतिबा फुले, उनके जो पूर्वज हुआ करते थे, फूल जाके पेशवा को देते थे, इसलिए इनको फुले कहा जाने लगा। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक सभा बनाई, जिसका उद्देश्य था कि समाज के कमज़ोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिला सके, कमज़ोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाया जा सके। भारत के विभाजन को स्वीकृति देने वाले 14 जून 1947 के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, यानी 1947 में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था, तो ध्यान देना उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। यानी आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे, गोपाल कृष्ण गोखले, आचार्य JB कृपलानी, लेकिन बाल गंगाधर तिलक याद रखना एक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने थे, कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। निम्नलिखित में से किसे भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका, इसमें अरुणा आसफ अली को
भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में शुरू किया गया था। 1942 में आप जानते हैं 9 अगस्त के दिन इसकी शुरुआत की गई थी और उसमें ऑपरेशन जीरो आवर चला के ब्रिटिश सरकार ने प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। तो उसमें भारत छोड़ो आंदोलन की जो नायिका थी अरुणा आसफ़ अली थी। अरुणा आसफ़ अली थी। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता, तो खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली थे, शौकत अली थे और अबुल कलाम आज़ाद थे। ये खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू किया गया था। 1919 में शुरू किया गया था। हु बेयर द शूद्राज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु बेयर द शूद्राज नामक पुस्तक किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के पितामह इनको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो कि दलितों के लिए विशेष कार्य इन्होंने किया। इनकी कुछ अन्य पुस्तकें इस प्रकार हैं: थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, कोर्ट्स इन इंडिया, कोर्ट इन इंडिया, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, मिस्टर गांधी एंड ए मैन सिफिसेन एंड ऑफ द अनटचेबल्स, थॉट्स ऑफ लेजिस्टिक स्टेट्स, हु बेयर द गुडाज, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, टी राइज एंड फॉल दी हिंदू वुमेन, गांधी एंड गांधीज्म, प्रॉब्लम ऑफ द रूघी, कस्टम इन इंडिया, रनाडे गांधी एंड जिन्ना, द अनटचेबल, ये भी भीमराव अंबेडकर की ही पुस्तक है। स्टेट एंड माइनॉरिटीज, गॉस्पेल ऑफ द बुद्धिज्म, ये सभी भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जहां पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? आप जानते हैं लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। उसके अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जबकि स्वराज की मांग 1906 ईस्वी में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन में की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की गई थी। कांग्रेस का 44वां अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो याद रखना, उन्होंने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी थी। गुजराती भाषा में लिखी थी। किसने रविन्द्रनाथ टैगोर के महान प्रहरी कहा? किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो ध्यान देना, महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। महात्मा गांधी के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा गया था। किसके समय में महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि मिली थी? कैसर-ए-हिंद की उपाधि कब मिली थी? तो ध्यान देना, 1876 ईस्वी में मिली थी और उस समय लिटल का शासन था। 76 से 80 तक लिटन थे और 1880 से लेकर 1884 तक रिपन हुआ करते थे।
तो लिटन के शासनकाल में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। लॉर्ड लिटन के समय अंग्रेजी संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित किया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। ब्रिटिश संसद के उदारवादी दल ने इस प्रस्ताव का उपहास किया। यद्यपि भारत में इसके प्रति उदासीनता ही प्रकट की गई, परंतु फिर भी 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार किया गया, जिसमें राजाओं तथा जनता के सम्मुख इस उपाधि की घोषणा की गई। दुर्भाग्यवश यह उस समय किया गया जब देश में भीषण अकाल पड़ा था। उस समय भारत में भीषण अकाल पड़ा था, यानी 1876 में दिया गया था लिटन के समय में, लेकिन यहाँ घोषणा 1877 में की गई थी। भारत में लोक सेवा आयोग की सर्वप्रथम स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? भारत में लोक सेवा आयोग की सर्वप्रथम स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो ध्यान देना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना की घोषणा की गई थी। अंत में 1926 में यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी 1926 में। भारत के प्रशासन के क्षेत्र में लोक सेवा आयोग का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में विधि आयोग में भी सिफारिश की गई थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन लोक सेवा आयोग के कृत्यों को विस्तार दिया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 315 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था किस अधिवेशन में? तो ध्यान देना, भारत छोड़ो प्रस्ताव मतलब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। इसी यानी 1942 में जो कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में हुआ था, उसी समय भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। आप जानते हैं 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, जिसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, यानी उत्तर दिनांकित चेक कहा। जबकि आप जानते हैं कि इसी को जवाहरलाल नेहरू ने टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहकर संबोधित किया था। यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये ऐसा चेक है जिसके बैंक ही टूट गई है, जबकि महात्मा गांधी ने कहा था यह चेक अब डेट ओवर हो चुका है। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान देना, अनुशीलन समिति की स्थापना बरीन्द्र घोष ने की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना बरीन्द्र घोष के द्वारा किया गया था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में कलकत्ता में बरीन्द्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्रांतिकारियों में देशभक्ति की भावना पैदा करना तथा नौजवानों में राष्ट्रवाद की भावना भरना था। तो 1907 ईस्वी में बरीन्द्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था, काकोरी वाला, तो आप जानते हैं काकोरी केस कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में काकोरी केस हुआ था। और आप जानते हैं इसमें
इस केस के कारण 1927 ईस्वी में 4 लोगों को फांसी हुई थी, 4 लोगों को काला पानी की सज़ा हुई थी और 17 लोगों को 10-10 वर्ष की सज़ा हुई थी। तो 4 लोगों को जो फांसी हुई थी, किस किस जेल में फांसी हुई थी, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो याद रखना। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी हुई थी। अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद में फांसी हुई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी हुई थी और रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी हुई थी। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। 1927 में फांसी हुई थी, याद रखिए, 1927 में फांसी हुई थी। उत्तर भारत के क्रांतिकारियों का अक्टूबर 1924 में कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी ने पैसा इकट्ठा करने के उद्देश्य से पहली बड़ी कार्रवाई की। काकोरी में सरकारी खजाना लूटने की यह घटना काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। 9 अगस्त 1925 को 10 यात्रियों ने लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में 8 डाउन जो ट्रेन है उसको रोक लिया और रेल विभाग का खजाना लूट लिया था। एक काकोरी कांड था। निम्न में से किस राज्य के शासक को ब्रिटिश द्वारा कुशासन के बहाने सत्तायुक्त यानी सत्ता से हटा दिया गया था? आप जानते हैं अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको 1856 ईस्वी में सत्ता के कुशासन का आरोप लगा के यानी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उस समय डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। डलहौजी के समय में ऐसा हुआ था। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो ध्यान देना, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। भारत में समवर्ती सूची का विस्तार गृहीत किया गया। समवर्ती सूची कहाँ से लाया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का विचार भारतीय संविधान में लाया गया। आज बस यहीं तक। आप लोग को वीडियो कैसा लगा इसको आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद दोस्तों, हैव ए नाइस टाइम, गुड नाइट।